हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू इट इज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक और बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी लिविंग और डेड रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक ग्रेट इंडियन पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइट और एसेइस्ट भी थे। साथ ही साथ वो एक नॉवलिस्ट और पेंटर भी थे। उन्हें नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था 1913 में। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। शारदा शंकर, जो कि रानी हथ के जमींदार थे, उनकी फैमिली में एक विधवा औरत रहती थी। इस विधवा औरत की फादर की फैमिली में कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा था, यानी फादर की फैमिली में एक एक करके सब लोग मर गए थे। इसके पास हस्बैंड भी नहीं था और ना ही इसका बच्चा था, मतलब ये विधवा थी। तो इसके पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसे ये अपना कुछ बोल सके, सिवाय एक बच्चे के। और वो बच्चा कौन था? शारदा शंकर का बेटा था, मतलब इसके जेठ का बेटा था, जो इसको बहुत ही ज्यादा प्यारा था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ था तो इसकी मम्मी काफी लंबी बीमारी से पीड़ित थी, काफी लंबे टाइम तक बीमारी से जूझ रही थी। इसलिए उस बच्चे की पूरी देखभाल इस विडो ने की। विडो का नाम था, विधवा का नाम था कादम्बिनी। तो कादम्बिनी ने इसकी देखभाल की, जिसे प्यार से चाची बुलाया करता था। अब होता ये, एक बार श्रावण का महीना चल रहा होता है, यानी सावन का महीना चल रहा होता है। अचानक कादम्बिनी मर जाती है। पता नहीं किसी रीजन की वजह से उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। अब शारदा शंकर को लगता है कि भाई अगर इसकी मौत के बारे में पता चल गया तो पुलिस हमें परेशान करेगी। इसलिए वो क्या करता है, अपने 4 ब्राह्मण सर्वेंट को बोलता है कि जाओ और ले जाकर इसका क्रियाकर्म कर दो। अब वहां से जो शमशान घाट होता है, जो बर्निंग ग्राउंड होता है, वो थोड़ा दूर था। सो वो चारों के चारों चले जाते हैं शमशान घाट में। रात का टाइम हो रहा होता है। वहां पे एक हट बना हुआ था, झोपड़ी बनी हुई थी, और उसी के बगल में एक टैंक भी था, बरगद का पेड़ भी था, और ज्यादा कुछ नहीं था इस शमशान घाट में। पहले पुराने के जमाने में यहाँ से एक नदी भी बहा करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। ये जो टैंक है उसको उस नदी का एक अंश माना जाता है, इसलिए लोग शमशान घाट में क्रियाक्रम पूरी करने के बाद में यहीं पे नहा धो लेते हैं। अब चारों के चारों लोग वहां पे बैठ जाते हैं, लकड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि लकड़ी आए तो हम लोग इसको जला सके। लेकिन काफी लंबा टाइम हो जाता है, लकड़ी आती नहीं है, चारों बैठे बैठे थक जाते हैं। तो उनमें से 2 लोग, एक्चुअली ये जो 4 ब्राह्मण थे, इनका नाम था निताई, गुरुचरण, विदु और बनामली। तो 2 ब्राह्मण सर्वेंट जिनका नाम निताई और गुरुचरण था, वो लोग चले जाते हैं ये देखने के लिए कि लकड़ियां अभी तक क्यों नहीं आई है। विदु और बनामली दोनों वहीं पे रह जाते हैं। अब ये, जैसा कि मैंने बताया, सावन का महीना चल रहा था। आसमान में घने घने काले काले बादल छा रहे थे, और कहीं पे तारे दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब काली अंधेरी रात थी। उन लोगों की माचिस भी गीली हो चुकी थी, और इसलिए वो यूजलेस थी। साथ ही साथ वहां पे रखा हुआ जो लैंटर्न था, जो लालटेन थी, वो भी बुझ चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि यार जल्दबाजी में हम लोग तो तंबाकू भी नहीं लेकर आए। अगर लेकर आ जाते तो हमारा थोड़ा सा टाइम पास हो जाता। इस पे दूसरा वाला बोलता है, एक काम करता हूँ, मैं अभी भागकर जाता हूँ और तुरंत लेकर आता हूँ। अब बनावली ये समझ जाता है कि बिदु क्यों जाना चाहता था, और वो बोलता है अच्छा, इस शमशान घाट में मैं अकेला रुकूंगा। और इसके बाद दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। 5 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहे थे, और मन ही मन वो उन दोनों ब्राह्मण को गालियां दे रहे थे, निताई और गुरुचरण को, जो कि लकड़ियां लाने गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो बहाना बना के वहां से निकल चुके हैं। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। सिर्फ मेंढक के टरटराने की आवाज आ रही थी। कभी कभी टैंक से झिंगुर के बोलने की आवाज भी आती थी। अचानक वो नोटिस करते हैं कि बेड पे रखी हुई, यानी चिता पे रखी हुई जो डेड बॉडी है, उसमें थोड़ी-सी हलचल हुई है। फिर उन्होंने महसूस किया कि शायद उस बॉडी ने अपने साइड में करवट ली है, टर्न लिया है, और बिदु और बनामली दोनों राम 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 बोलने लग जाते हैं, डर लगने लग जाता है। अचानक उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज भी सुनाई देती है। बस इतना सुनते ही तो वो दोनों सिर पे पाँव रख के वहां से भाग जाते हैं। 3 मील तक लगातार वो भागते जाते हैं, 3 मील तक लगातार वो भागते जाते हैं। फिर उन्हें सामने से अपने कुलीग आते हुए दिखाई देते हैं, निताई और गुरुचरण। एक्चुअली बात तो ये थी कि वो लोग तो लकड़ियां लेने के लिए गए नहीं थे, उन्हें लकड़ियों के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो दोनों तो सुट्टा मारने गए थे, दोनों तो तंबाकू पीने के लिए गए थे। लेकिन फिर भी वो दोनों बहाना बनाते हुए बोलते हैं कि यार अभी अभी एक पेड़ को काटा गया है, और जब उसकी लकड़ियां काट ली जाएगी तो उसको लेकर आया जाएगा, हमने ऐसा बोल दिया। अब बिदु और बनामली उन्हें बताते हैं कि भाई वहां शमशान घाट में क्या हुआ था।
निताई और गुरुचरण दोनों उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और गालियां देने लगता है कि अपनी ड्यूटी भी तुम लोग ढंग से पूरा नहीं कर सकते, डेड बॉडी को तुम लोग वहां पे अकेला छोड़ के आ गए। चारों के चारों तुरंत वहां से भागते हैं वापस शमशान घाट की तरफ। अब जब वो शमशान घाट में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि यार डेथ बेड तो एकदम एम्प्टी पड़ा हुआ है, यानी चिता तो एकदम खाली पड़ी हुई है, कहीं पे डेड बॉडी है ही नहीं। तो क्या इसे एक जैकॉल लेकर चला गया, यानी कोई शियार लेकर चला गया? लेकिन यहाँ पे कपड़े का भी कोई नामो निशान नहीं था। फिर वो जब बाहर आते हैं तो बाहर उन्हें दिखाई देता है कि बाहर जो मिट्टी जमा थी, उस मिट्टी के ऊपर किसी औरत के छोटे छोटे पाँव के निशान थे जो कि अभी अभी बने हैं। अब अगर ये बात हमने शारदा शंकर को बताई तो भाई वो बेवकूफ तो है नहीं कि वो भूतों की बात पे यकीन कर लेगा। तो सारे लोग डिस्कस करते हैं, एक काम करते हैं, अपन शारदा शंकर को बोल देंगे कि डेड बॉडी को हमने जला दिया। अब जब मॉर्निंग होती है तो आदमी भी आ जाते हैं, जो लकड़ियां लेकर आने वाले थे वो आदमी भी आ जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि भाई डेड बॉडी को तो वैसे ही हमने जला दिया, यहीं पे झोपड़ी में छोटी मोटी लकड़ियां पड़ी हुई थी थोड़ी बहुत, तो उसी के साथ में हमने जला दिया। कोई क्वेश्चन भी नहीं करता, क्योंकि डेड बॉडी वैसे भी किसी के काम की तो थी नहीं, कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी तो थी नहीं। तो इसलिए कोई क्वेश्चन भी नहीं करता और सारे लोग वहां से चले जाते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या था? हुआ ये था, जो कादम्बिनी थी वो मरी नहीं थी, बस किसी रीजन की वजह से उसकी जो हार्ट बीट है वो कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो गई थी अचानक। तो जब कादम्बिनी वहां पे शमशान घाट में लेटी हुई रहती है, अपने चारों तरफ जैसे उसे होश आता है, अपने चारों तरफ वो एकदम अंधेरा दिखती है और उसे पता लग जाता है कि वो अपनी यूजुअल प्लेस पे नहीं है। फिर वो आवाज लगाती है, सिस्टर सिस्टर, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। तो वो बैठ जाती है, बड़ी डरी हुई होती है। फिर अचानक उसे याद आता है कि यार मेरे सीने में दर्द हुआ था और अचानक मेरा दम घुटने लग गया था। मेरी सिस्टर इन लॉ दूध गर्म कर रही थी बच्चे के लिए और उसी समय पे मैं गिर गई थी। मैंने चोकिंग आवाज से, यानी गला मेरा जाम था, और उसी से मैंने आवाज लगाई, सिस्टर बच्चे को यहाँ पे लेकर आओ, लेकिन किसी ने सुनी नहीं और उसके बाद चारों तरफ एक अंधेरा छा गया। इसका मतलब मैं शायद मर चुकी हूँ और मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ, चिता पे पड़ी हुई हूँ, तो मतलब मेरी डेथ हो चुकी है। अदरवाइज मैं शारदा शंकर के घर से बाहर कैसे आती? शारदा शंकर का वो घर जिसपे नौकर चाकर हमेशा गेट पे तैनात खड़े रहते हैं। और वैसे भी जो लोग मेरा फ्यूनरल राइट करने के लिए आए थे, जो लोग मेरा क्रियाकर्म करने के लिए आए थे, वो चले कहाँ गए? तो मतलब मेरा अंतिम क्रियाकर्म हो चुका है और मैं अब पूरी तरह से मर चुकी हूँ, ऐसा कादम्बिनी सोचने लग जाती है। और उसे लगता है कि ये जो अंधेरी जगह है ये शायद यमराज की जगह है। लेकिन उसी समय बाहर से एक ठंडी हवा आती है। जब ठंडी हवा उसको फ़ील होती है तो उसे अचानक मेंढक के टरटराने की भी आवाज़ आती है। तो उसे लगता है कि यार मैं तो यमराज के घर पे नहीं हूँ। मैं इस दुनिया के बीच में फँस चुकी हूँ। लिविंग और डेड के बीच में मैं फँस चुकी हूँ। यानी ना तो मैं यमराज के घर पे पहुँची हूँ, ना ही मैं धरती पे पहुँची हूँ। मैं इन दोनों के बीच में फँस चुकी हूँ। तो अब मेरा धरती से क्या रिलेशन है? उसी समय कहीं पे बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और उस चमकती हुई बिजली में वो बाहर दिखती है, उसी टैंक को, उसी बरगद के पेड़ को और उसी प्लेन रास्ते को। तो उसे याद आ जाता है कि ये तो शमशान घाट है, जहाँ पे कभी-कभी मैं खुद भी क्रियाकर्म करने के लिए आई थी और यहाँ पे हम लोग नहाते थे। तो उस समय कितना ज़्यादा पेनफुल वो सीन हुआ करता था। अब उसे लगता है क्योंकि अब मैं धरती पे ही हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? पहला उसके माइंड में जो डिसीजन आता है वो आता है कि मैं वापस अपने घर पे चले जाऊँ। लेकिन फिर वो बोलती है, लेकिन मैं तो मर चुकी हूँ, अब मैं अपने घर पे वापस कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं अपने घर पे गई तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात होगी, क्योंकि मैं अपनी खुद की भूत बन चुकी हूँ और इसलिए मैं शारदा शंकर के घर पे नहीं जा सकती। और इसी सोच के साथ में धरती के सारे रिलेशन उससे पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। उससे ऐसा फ़ील होता है जैसे उसके अंदर मार्वेलस स्ट्रेंथ आ गई है। उसको एंडलेस फ्रीडम फ़ील होती है, वो फ्रीडम जो उसको आज से पहले कभी नहीं मिली थी। अब वो जो चाहे वो कर सकती थी, जहाँ चाहे वहाँ वो जा सकती थी। अपने इस नए आइडिया के इंस्पिरेशन से वो एकदम पागल हो जाती है और एकदम तेज़ी से हवा के झोंके की तरह वो गेट से बाहर निकलती है। अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो तो सारे डर से मुक्त हो चुकी थी। वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। चलते-चलते उसके पाँव थक जाते हैं। उसकी बॉडी भी एकदम कमज़ोर हो जाती है और सुबह भी हो जाती है। मतलब चलते-चलते सुबह भी हो जाती है, मॉर्निंग भी हो जाती है। मॉर्निंग में उसे बर्ड्स का क्राय सुनाई देता है, यानी बर्ड्स की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है और दूर घरों से कुछ लोगों के बात-बात करने की आवाज़ भी आ रही थी। अचानक वो डर जाती है और वो समझ ही नहीं पाती कि यार मैं इस अर्थ पे बची क्यों हूँ? इन ज़िंदा लोगों के बीच में मैं आखिर क्यों बची हूँ? इन ज़िंदा लोगों से मेरा रिलेशन आखिर क्या है?
जब वो चल रही होती है, उसके पूरे के पूरे क्लोथ्स भी, कपड़े भी पूरी तरह से मिट्टी में सड़ चुके होते हैं और अपनी ही इन स्ट्रेंज थॉट्स में जब वो गुम होती है, तो वो एकदम पागलों की तरह दिखाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि अगर बच्चे उसे देखते तो शायद उसके ऊपर पत्थर मारने लगते या फिर उससे डर के कहीं भाग जाते। अब जब वो चल रही होती है, तो अचानक उसी समय एक ट्रैवलर आता है, मतलब एक आदमी जो कहीं जा रहा होता है, वो उसे बोलता है, "मदर, आप थोड़े रिस्पेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो? क्या मैं आपको कहीं पे छोड़ दूँ?" कादम्बनी जैसे ये बात सुनती है, तो उसे लगता है कि अभी भी ये मुझे रिस्पेक्टेड बोल रहा है, मतलब अर्थ से मेरा ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन है। अब कादम्बनी के माइंड में आता है कि यार अपने फादर इन लॉ के घर पे तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से तो बड़ी मुश्किल से मैं आज़ाद होकर आई हूँ। फिर वो सोचती है लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? अचानक उसे याद आता है अपनी एक बचपन की फ्रेंड जिसका नाम होता है जोगमाया। जोगमाया और कादम्बिनी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जोगमाया हमेशा कंप्लेन करती रहती थी कि यार तू तो मुझसे उतना ज़्यादा प्यार करती नहीं है जितना मैं तुझसे प्यार करती हूँ। इसलिए उसे लगता है कि मुझे जोगमाया के घर पे चला जाना चाहिए। तो वो बोलती है ठीक है, उस ट्रैवलर से बोलती है कादम्बिनी मुझे श्रीपति के घर पे छोड़ दो निशिंदापुर में। अब जो कि कलकत्ता में था, ट्रैवलर भी कलकत्ता ही जा रहा था और निशिंदापुर उसके रास्ते में था, तो वो उसे वहाँ पे लेकर चला जाता है। जब जोगमाया कादम्बनी दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, तो दोनों एक-दूसरे के गले लग जाते हैं और जोगमाया बोलती है, "वाओ! मेरी तो किस्मत ही चमक गई, तू मेरे घर पे आ गई, मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन तेरे फादर इन लॉ के आदमियों ने तुझे यहाँ पे आने कैसे दिया?" कादम्बनी बोलती है, प्लीज मेरे ससुराल के बारे में कोई भी बात मत करना। मुझे अपने घर में एक छोटा सा कॉर्नर दे दे, एक नौकर की तरह मुझसे ट्रीट करना, मैं तेरा सारा काम कर लूंगी। अब जोगमाया चिल्लाती हुई बोलती है, ये क्या बोल रही है तू? तू मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, तुझे एक नौकर की तरह ट्रीट करूं? नहीं, तू तो मेरी बहन की तरह रहेगी। उसी समय श्रीपति भी आ जाता है। कादम्बिनी अजीब तरीके से उसकी तरफ देखती है और और अपने सिर पे पल्ला भी नहीं रखती, जबकि दूसरी तरफ जोगमाया इस बात से डर उसे लगता है कि भाई कादम्बिनी का इस तरह का बिहेवियर देखकर श्रीपति क्या सोचेगा, लेकिन वो उससे बोलती है कि ये मेरी पुरानी फ्रेंड है। श्रीपति उसकी बात बिना सुने वहां से चले जाता है और जोगमाया थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। कादम्बनी वापस आ चुकी थी, लेकिन अपनी फ्रेंड की तरह नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में डेथ थी। कादम्बनी जब जोगमाया की तरफ देखती थी तो सोचती थी इसके पास तो हस्बैंड भी है, इसके पास तो काम धाम भी है, ये दुनिया से प्यार भी करती है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जोगमाया को भी थोड़ा अनईजी फील हो रहा था, लेकिन वो बता ही नहीं सकती थी ऐसा क्यों हो रहा था। एक्चुअली विमेन को, औरतों को कभी भी मिस्ट्री पसंद नहीं आती है, रहस्य पसंद नहीं आता है। और अगर औरत किसी एक बात को समझ नहीं पाती है तो या तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, भूल जाती है, और अगर वो भूल नहीं पाती है तो उसे कुछ ऐसा शेप देती है जो उसके फायदे के लिए होता है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। उसी समय अचानक खतरा पैदा हो जाता है। कादम्बिनी को अपने आप से डर लगने लग गया था। जब भी रात होती थी, जब वो अपने कमरे में अकेली होती थी, वो शाम को चिल्लाने लग जाती थी जैसे वो अपने खुद का भूत देख लिया। उसे अपनी परछाई से भी डर लगने लगता था और इसी वजह से घर के बाकी जो लोग थे, उन लोगों को भी ऐसा लगता था जैसे शायद वो भूत देख रहे हैं। एक मिडनाइट कादम्बिनी अपने बेडरूम से बाहर आती है, जोर-जोर से रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, जोगमाया के दरवाजे पे खड़ी होकर, और बोलती है, "सिस्टर, सिस्टर प्लीज़ मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो।" जोगमाया को बड़ा गुस्सा आता है और वो चाहती थी कि तुरंत ही कादम्बिनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। लेकिन जो श्रीपति होता है जिसका नेचर थोड़ा अच्छा था, वो जैसे-तैसे कादम्बिनी को मनाता है और वापस अपने कमरे के अंदर छोड़कर आ जाता है। अगले दिन श्रीपति को उसकी वाइफ बुलाती है, जोगमाया बुलाती है अपने पास और उसको डाँटने लग जाती है और बोलती है, "तुम अपने आप को एक आदमी बोलते हो? एक औरत अपने ससुराल से भागकर आ गई, तुम्हारे घर के अंदर रुकी हुई है, 1 महीना निकल गया, अभी तक तुमने उसे जाने के लिए नहीं बोला? तो मैं क्या समझूँ कि क्या तुम उसे पर्सनली फ़ेवर कर रहे हो? तुम सारे आदमी एक जैसे होते हो।" अब देखिए, जहाँ तक आदमी की बात है, ऑब्वियसली किसी लड़की के लिए या किसी औरत के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन श्रीपति ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी नीयत खराब थी। वो जोगमाया की कसम खा के बोल सकता था कि इतनी सुंदर कादम्बिनी होने के बावजूद भी उसके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आया था। उसे तो बस ये लग रहा था कि ज़रूर उसके फादर इन लॉ के लोगों ने इससे अच्छा ट्रीट नहीं किया होगा, इसलिए बेचारी विधवा जिसके पास अपने फादर भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, ये कहीं और नहीं जा पाई। अब ऐसी औरत को वो घर से कैसे निकाल सकता था? उसकी वाइफ फिर दूसरा एक तरीका अपनाती है। उसकी वाइफ लेटर लिखती है शारदा शंकर को, लेकिन लेटर का जवाब भी सैटिस्फैक्टरी नहीं आता, तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि एक काम करो, तुम वहां पे जाकर आओ और जाकर ये पता लगाओ कि कादम्बिनी यहाँ पे क्यों आई है, अभी तक ये वापस क्यों नहीं गई। और उधर श्रीपति चला जाता है ये पता लगाने के लिए शारदा शंकर के घर पे।
दूसरी तरफ जोगमाया आती है कादम्बनी के पास में और जोगमाया कादम्बनी को बोलती है कि सिस्टर, देखो तुम्हें यहाँ पे रुके हुए काफी टाइम हो गया और अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अदरवाइज बाकी लोग क्या कहेंगे। कादम्बनी बोलती है मुझे बाकी लोगों से क्या मतलब है। जोगमाया एकदम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कादम्बनी ऐसा जवाब देगी। तो वो बोलती है कि भाई तुम्हें लोगों से मतलब नहीं है तो मुझे तो लोगों से मतलब है। कादम्बनी बोलती है तो मुझे तुमसे क्या मतलब है। देखो, तुम हंसती हो, रोती हो, तुम प्यार भी शेयर करती हो, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपने आप की एक परछाई बन चुकी हूँ। ये तुम्हारी दुनिया है, ये मेरी दुनिया नहीं है। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही भगवान ने मुझे इस दुनिया में क्यों रखा है। अब कादम्बनी इतना अजीब तरीके से देख रही होती है कि जोगमाया को कुछ भी नहीं समझ पाता है और जोगमाया वहां से चली जाती है बिना कोई बात किए। अब रात को लगभग 10 बज रहे होते हैं। श्रीपति वापस घर पे आता है रानी हद से। उस समय बड़ी तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश कभी रुकेगी नहीं। जोगमाया पूछती है, हाँ बताओ मुझे क्या हुआ। श्रीपति बोलता है, रुको पहले खाना तो खाने दो। जैसे वो खाना खाता है उसके बाद में वो बोलता है कि मुझे लगता है, जोगमाया को बोलता है, अपनी वाइफ को बोलता है, मुझे लगता है शायद तुमसे कोई गलती हुई है। अब जोगमाया बड़ा गुस्सा हो जाती है क्योंकि औरत कभी गलतियां नहीं करती है और अगर गलतियां करती है तो एक सेंसिबल मैन कभी उनको मेंशन नहीं करता बल्कि वो खुद अपने कंधों पर ले लेता है। तो जोगमाया को भी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गलती हुई है मुझसे, बताओ कैसे गलती हुई है और क्या गलती हुई है। श्रीपति बोलता है, देखो जिस औरत को तुमने अपने घर पे रख रखा है ये तुम्हारी कादम्बिनी नहीं है। अब ये बात सुन के तो जोगमाया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, अच्छा मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपने खुद के फ्रेंड को नहीं जानती, तो अपने फ्रेंड को पहचानने के लिए मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए। बड़े चालाक हो तुम। अब श्रीपति एक्सप्लेन करता है कि भाई मेरी चालाकी के बारे में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और वो तुम्हारी कादम्बनी नहीं है, तुम्हारी कादम्बनी मर चुकी है। जोगमाया बोलती है, देखो या तो तुम किसी गलत घर में घुस गए हो या तुमसे कोई बहुत ही बड़ी गलती हुई है। अब श्रीपति को बड़ा हर्ट होता है कि यार उसकी खुद की वाइफ उसके ऊपर फेथ नहीं कर रही है और वो बोलता है कि मेरे पास तो एविडेंस भी है जो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। पूरी रात भर वो दोनों के दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि भाई बगल वाले कमरे में कादम्बनी सो रही है। अब लेकिन दोनों का आर्ग्यूमेंट एक चीज पे आके तो फिक्स हो जाता है कि कादम्बनी को इस घर में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि श्रीपति का ये मानना होता है कि उसने अपनी फ्रेंड को धोखा दिया है, मतलब कोई दूसरी वेश बना के आ गई है और कादम्बनी ने अपनी फ्रेंड को धोखा दिया इसलिए घर से निकल जानी चाहिए। जबकि जोगमाया का ये मानना था कि शायद ये कोई प्रोस्टिट्यूट है यानी कोई वेश्या है इसलिए इसे घर में नहीं रुकना चाहिए। लेकिन फिर भी दोनों लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। श्रीपति बोलता है, देखो मैंने अपने खुद के कानों से सुना है कि कादम्बनी मर चुकी है। उसकी वाइफ बोलती है, तो इससे मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या लेना देना है। अब लास्ट में वो बोलती है, अच्छा मुझे ये बताओ कादम्बनी कब मरी थी। श्रीपति सोचता है कि अगर जो मैंने इसे डेट बताई उस डेट के बारे में और जब वो एक्चुअली मरी थी या यहाँ पे आई थी उसके बारे में अगर किसी तरह का कोई भी डिफरेंस होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो उसे जो डेट बताता है दोनों रियलाइज करते हैं कि ये डेट बिल्कुल वही थी जब कादम्बनी उनके घर पे आई थी, उससे एक दिन पहले की डेट थी जब उसकी डेथ हुई थी। तो इस बात पे दोनों अब एकदम डर जाते हैं। उसी समय अचानक दरवाजा खुलता है, बाहर से ठंडी हवा आ रही होती है और कादम्बनी दरवाजे में खड़ी हुई दिखाई देती है और बोलती है, फ्रेंड मैं तुम्हारी ही कादम्बनी हूँ लेकिन अब मैं जिंदा नहीं हूँ। और अचानक जोगमाया चिल्ला पड़ती है, डर के कारण चिल्ला पड़ती है। श्रीपति भी कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन कादम्बनी बोलती है, लेकिन मैंने तुम्हारा कभी कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, लेकिन अब मैं कहाँ पे जाऊंगी। और वो ऐसे रोने लग जाती है दहाड़े मार मार के कि जैसे कब्र में गड़े हुए मुर्दा को भी वापस जिंदा कर दे, इतनी बुरी तरह से रोने लग जाती है और वहां से चली जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो जाए कहाँ पे। तो ये कहना मुश्किल है कि पता नहीं किस तरीके से वो वापस रानी हद पहुंच जाती है, अपने ससुराल पहुंच जाती है। पूरा दिन भर वो एक मंदिर में बिताती है, भूखी होती है और क्योंकि बारिश हो रही होती है इसलिए लोग भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते। वो क्या करती है, अपने सिर पे एक घूंघट डालकर सीधा चली जाती है अपने ससुराल यानी अपने फादर इन लॉ के घर पे। क्योंकि उसने सिर के ऊपर घूंघट डाल रखा था इसलिए किसी सर्वेंट ने नोटिस भी नहीं किया, उन्हें लगा कि शायद ये कोई दूसरी सर्वेंट है। जब वो अंदर चली जाती है सीधा वो अंदर रूम में जाती है। जो शारदा शंकर की वाइफ होती है यानी उसकी जो जेठानी होती है वो कार्ड्स खेल रही होती है यानी ताश पत्ती खेल रही होती है। किचन में एक सर्वेंट होती है जो कि बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही होती है और बच्चा बीमार हो रहा होता है, वो बेडरूम में लेटा होता है। सीधा वो रूम में एंटर करती है और खुद ही अपने आप से बोलती है, मुझे नहीं पता कि मैं वापस यहाँ पे क्यों आ गई। शायद उसके मन में उस बच्चे को दोबारा देखने का
एक इमोशन जाग गया था, इसलिए शायद वो वापस अपने बच्चे के पास में आ गई थी। अचानक उस लाइटेड रूम में वो देखती है कि बच्चा अभी सोया हुआ है। जैसे वो बच्चे को देखती है, उसके मन में आता है, काश मैं इस बच्चे को वापस अपने सीने से एक बार चिपका लूं। उसके अंदर मातृत्व प्रेम जाग जाता है। लेकिन मैं तो अब जिंदा ही नहीं हूँ, तो मैं इस बच्चे को कैसे अपने सीने से चिपका सकती हूँ? अचानक वो बच्चा नींद में बोलता है, आंटी मुझे पानी चाहिए। और कादम्बनी को फील होता है कि अभी भी ये बच्चा मुझे भूला नहीं है। तो वो उसके लिए पानी लेकर आती है और अपनी एक्साइटमेंट में अपने हाथों से उसे पानी पिलाती है और अपने सीने से चिपका लेती है। जब तक बच्चा सोया हुआ था, वो रियलाइज नहीं करता कि पानी उसे किसी अजनबी हाथों ने पिलाया है। अचानक वो बच्चा जाग जाता है और बोलता है, आंटी क्या आप मर गई थी? कादम्बनी बोलती है, हाँ डार्लिंग, मैं मर गई थी। अच्छा, और अब आप वापस आ गई हो आंटी, अब प्लीज दोबारा मत मरना। इससे पहले कि वो कुछ आंसर दे पाती, एक डिजास्टर होता है। जो मेड सर्वेंट होती है, वो साबूदाना लेकर आती है अंदर। जैसे वो कादम्बनी को देखती है, उसे लगता है कादम्बनी नहीं है, ये तो भूत है। और उसके हाथ से वो साबूदाना नीचे गिर जाता है। शारदा शंकर की जो वाइफ ताश पत्ती खेल रही थी, वो भी वापस आती है और एकदम पिलर की तरह, लकड़ी की तरह खड़ी हो जाती है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाते। और बच्चा चिल्लाता है, आंटी भाग जाओ आंटी भाग जाओ। तब जाके कादम्बनी को रियलाइज होता है कि यार मैं तो मरी नहीं हूं, मैं तो एकदम जिंदा हूँ। और उसे वास्तव में ये सारी चीजें फील होने लगती है। उस रूम में रखी हुई वही पुराना रूम में रखी हुई पुरानी चीजें, सेम लव, सारी चीजें अपनी लिविंग स्टेट में वापस आ चुका था। उसके घर के फ्रेंड में उसे लग रहा था कि वो मरे हुए लोगों के बीच में है, लेकिन यहाँ पे जैसे उस बच्चे ने उसे आंटी बोला, उसे लगा वापस मैं जिंदा हूँ। तो वो अपनी जेठानी को बोलती है कि बहन तुम मुझसे क्यों डर रही हो? देखो मैं वही कादम्बनी हूँ जिसे तुम अच्छे से जानती थी। और ये सुनते ही उसकी सिस्टर इन लॉ बेहोश होकर गिर जाती है और वो सर्वेंट भी गिर जाती है, दोनों बेहोश होकर। उसी समय शारदा शंकर जनाना में एंटर करते हैं, जनाना रूम में एंटर करते हैं, हाथ जोड़कर बोलते हैं कि सतीश मेरा एकमात्र बेटा है, इकलौता बेटा है, तुम अपने आप को उसे क्यों दिखा रही हो? क्या हमने तुम्हारे क्रियाकर्म अच्छे तरीके से नहीं किए? क्या हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी क्रियाक्रम में जो भी कमी रह गई है उसे पूरा कर देंगे। तुम इस दुनिया को छोड़ चुकी हो, तो ये माया रूपी बंधन क्यों नहीं छोड़कर जा रही हो? हमें माफ कर दो। शारदा शंकर हाथ जोड़कर ये सारी बातें बोलता है। कादम्बनी इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाती और वो बोलती है, मैं मरी नहीं हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं जिंदा हूँ? और ये बोलकर वो एक ब्रास का पॉट उठाती है, सीधा अपने सिर पे मारती है, उसके सिर से खून निकल आता है और बोलती है, देखो देखो खून निकल रहा है, मैं जिंदा हूँ। शारदा शंकर अभी भी बिल्कुल एक इमेज की तरह, मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था, हाथ जोड़कर। बच्चा चिल्लाता है, आंटी प्लीज भाग जाओ। और कादम्बनी चिल्लाते हुए जाती है, मैं मरी नहीं हूँ, मरी नहीं हूँ। सीधे जनाना रूम से नीचे जाती है और जाकर कुएं में एक छलांग लगा देती है। शारदा शंकर को ऊपर वाली मंजिल से सुनाई देता है कुएं में किसी के गिरने की छपाक की आवाज। पूरी रात भर गहरी बारिश हो रही होती है। अगले दिन भी बारिश हो रही होती है और इस तरीके से कादम्बनी ने मरकर ये प्रूव कर दिया कि वो मरी नहीं थी। मतलब सच्चाई बताने के लिए कादम्बनी को अपनी जान देनी पड़ी, सच्चाई प्रूव करने के लिए। और इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आप लोग हमारे एटी से ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स एंड अपडेट्स के लिए। फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की और मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए एटी से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।